अब देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो जवाब नहीं यहाँ पे दे रहे हैं। जो सिक्योरिटी के गार्ड हैं उन्हें किस प्रकार से अस्पताल के बाहर अधिकारियों को लाया गया, लेकिन हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी जवाब वो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। देर रात ये पूरी घटनाक्रम है और यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं प्रशासन की, अधिकारियों की, कि किस लापरवाही की वजह से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। और देखें आप किस प्रकार से अधिकारी बच रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि जब अधिकारियों से हमने बातचीत की तो वो यहाँ पे बचते नजर आए, भागते नजर आए। उन्होंने अपनी लापरवाही को छुपाई, क्योंकि लापरवाही की वजह से जो है अस्पताल के तीसरे फ्लोर में आग लगी थी और तकरीबन कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 बच्चों की मौत हुई है। और लगातार जो परिजन है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें एक्सचेंज कर दिया गया है। भोपाल के हमीदिया में दुखद घटना सामने आई है और अस्पताल में आग लगने से कई मासूमों की जान गई है। जबलपुर के जिला चिकित्सालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और रियलिटी टेस्ट करेंगे कि बच्चा वार्ड में आखिर क्या व्यवस्थाएं किस तरीके की है और किस तरीके से यहाँ पर इन सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान जो है वो रखा जाता है। अगर बात की जाए तो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके के व्यवस्थाएं की जाती हैं? आपको मालूम होगा कि कल एक बड़ी दुर्घटना हुई है भोपाल में हुई है। हमारे यहाँ विक्टोरिया चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में पूरी व्यवस्थाएं पहले से हैं। ये लगा हुआ है अग्निशामक यंत्र उपकरण, जिसको कि टाइम से टाइम देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग है, कब रिफिल हुआ, कब उसकी एक्सपायरी है। और हमारे यहाँ ये फायर एग्जिट का भी लगा हुआ है, ये देखिए, है ना, ये दरवाज़ा है। ये दरवाजे इसलिए बंद हैं कि ठंड का समय है और ये ताले नहीं लगे इसमें, तो ताले कोई नहीं लगा हुआ, तो कभी भी खुल सकता है। एक दरवाजा यहाँ पे है, ये दरवाजा इसलिए बंद है कि आइसोलेशन रूम है। यहाँ डिप्थीरिया और टेटनस के मरीज भर्ती रहते हैं, इसलिए हमने उसको खोलना उचित नहीं समझा। समय समय पर सेफ्टी ऑडिट जो है वो होता रहता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जो प्रभारी हैं, जिनका कहना है कि समय समय पर जो सेफ्टी ऑडिट डॉक्टर अरोड़ा थे तो ये बता रहे थे कि समय समय पर जो ऑडिट है, सेफ्टी ऑडिट, वो यहाँ पर होता रहता है। और हमारी जो रियलिटी टेस्ट है, रियलिटी चेक है, उसमें कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए तो 10 में से 10 अंक इस बच्चा वार्ड को मिलते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो की हुई है। कल रात भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में हुए हादसे को लेकर कहीं न कहीं पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध रह गया है। उस हादसे में लगभग 4 बच्चों की मौत हो गई है और मैं इस समय मौजूद जिला चिकित्सालय शहडोल में फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सिविल सर्जन GS परिहार, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था शहडोल जिले में फायर सेफ्टी को लेकर की गई है? सर, जिला अस्पताल में कल हादसा हुआ तो भोपाल में, जिला अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है फायर सेफ्टी को लेकर? देखिए, जिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ SNCU PICU की जो बिल्डिंग है, और ये पुरानी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है हमारी। सबसे पहले तो हमने यहाँ की इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराई हुई है, हमने यहाँ फायर NOC प्राप्त किए हुए हैं और जो भी फायर NOC के तहत जो भी कार्रवाई थी वो भी जारी है। और इलेक्ट्रिकल ऑडिट में जो कमियां मिली थी हमने उन्हें पूरा SNCU PICU में 100% दूर कर दिया है। बाकी बिल्डिंग में भी हम उसके प्रयास में हैं। जहाँ तक फायर एक्सटिंग्विशर का सवाल है, लगभग 50 फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं हमारी सब जगह मिला के लगे हुए हैं, इसलिए हमें ऐसी कोई कमी लग नहीं रही है कि जिससे हमें ऐसी परिस्थिति आने पे हमें मुसीबत होगी। अब ये घटनाएं अचानक होती हैं, पर हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी है या वायरिंग में कुछ गड़बड़ी है, प्लग सॉकेट ये जो भी खराब है, हमने उसे पूरा खासकर SNCU PICU और ICU में तीनों जगह पे हमने उसको बदलवाया है और वहाँ की स्पेशल ऑडिट कराई हुई है। तो हम अपने स्तर से जो हम कर सकते हैं वो हमारी पूरी कार्रवाई है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे हम पूरी तरह से कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां कल रात को 4 बच्चों की अग्नि से हृदय घटना हुई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में सेफ्टी को लेकर अगर बात किया जाए तो क्या साधन है सरकार की ओर से हॉस्पिटल में, इसका जायजा लेने के लिए इस समय हम मौजूद है मैयट हॉस्पिटल में हैं। ये हॉस्पिटल का नजारा देख सकते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले ये नया हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है, लेकिन अगर सेफ्टी की बात की जाए, फायर सेफ्टी की, तो यहाँ किसी तरह की सेफ्टी का साधन नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टाफ, जो हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है, ये बच्चों को लेके, ये आईसीयू वार्ड है जो लेके आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अगर बच्चों की सेफ्टी की बात किया जाए तो किसी तरह की यहाँ पे सेफ्टी का साधन नहीं है। मौजूद है राजगढ़ जिला चिकित्सालय के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई कक्ष में। यहाँ पर अंदर व्यवस्था देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो फायर व्यवस्था है, अग्निशमन यंत्र, 3 अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं। वार्ड के जो बाहरी क्षेत्र हैं उसमें 3 अग्निशमन यंत्र लगा रखे हैं। बाकी वार्ड की स्थिति देखेंगे तो वार्ड में फुल वेंटिलेशन, जो खिड़कियां हैं वो दी हुई है। बच्चे जो है वर्तमान में 21 बच्चे जो एडमिट हैं, जो गंभीर स्थिति में बच्चे रहते हैं, उनको यहाँ भर्ती किया जाता है और उनकी गहन चिकित्सा इकाई के तहत उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। यहाँ पर बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, सब जो स्टाफ पूरा लगा हुआ है व्यवस्थाओं में। यहाँ हम सिस्टर 1 मिनट, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर थोड़ा बताइए हमको। जी, हमारे यहाँ पर सब व्यवस्था है। आउटबोर्न में आने वाले बच्चे भी यहाँ पर रखते हैं हम लोग। इनबोर्न में जो बच्चे आते हैं उनको हम उधर इनबोर्न में रखते हैं। जी सर। वर्तमान में कितने बच्चे भर्ती हैं? वर्तमान में 21 बच्चे भर्ती हैं सर। वर्तमान में 21 बच्चे भर्ती हैं। अग्निशमन यंत्र की क्या व्यवस्था है मैडम? सिस्टर, ये अग्निशमन यंत्रों की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जी सर, 3 तो इमरजेंसी में हमने यहाँ लगवा रखे हैं, एक जो एंट्री करते हैं वहाँ पर भी लगा हुआ है, और बाकी हमारे पास स्टोर में भी हैं। कितने स्टोर में है? स्टोर में 5-6 स्टोर में है। राजगढ़ जिला चिकित्सालय परिसर में कोविड के लिए मरीजों के लिए यह पोर्टेबल जो केयर हॉस्पिटल बनाया गया था, ये जो बनाया गया है इसको अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है, जहाँ की एक व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ के मैनेजमेंट को देखना है, यहाँ के जो स्टाफ है उसको पूरा व्यवस्था यहाँ की देखना है। वर्तमान में बताइए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सब है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आग बुझाने का क्या है? आग बुझाने का तो अभी तक लगा नहीं लगा। कितना टाइम हो गया करीब इसको? सर ये जब से बना, जब से अभी तक लगाई नहीं। हम मौजूद है कटनी जिला अस्पताल में। यहाँ पर कटनी जिला अस्पताल में 300-350 बिस्तरों का अस्पताल है। सबसे अहम बात यह है कि कटनी जिले अस्पताल में आसपास जिलों के भी मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कटनी जिला अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सेफ्टी किट भी लगाई गई है, जो कि सारे वार्डों पर मौजूद है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जिला अस्पताल में लगाया गया है। न्यूज़ अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए अक्सर जनहित के मुद्दों को उठाता रहता है, जनता की समस्याओं को अपनी न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहता है। आज हम छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जैसा कि पिछले दिनों कई जगह पर आगजनी की घटनाएं जो हैं वो सामने आई, तो हम ये देखने पहुंचे कि छिंदवाड़ा के अंदर ये रियलिटी चेक कर रहे हैं कि अगर कभी छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में, जहां लगातार सैकड़ों लोगों का और मरीजों का आना जाना लगा रहता है, अगर वहां पर कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई, अगर कहीं कोई आग लग गई, तो किस तरह उस आग पर काबू पाया जा सकेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम तो हैं। यहाँ बड़े बड़े पाइप हैं लाल कलर के, जिनसे पूरी कैंपस को कवर्ड किया गया है। उसी तरह अंदर जो है वो अंदर की तरफ जो रूम्स हैं वहाँ पर भी छोटे पाइप से जो है कवर किया गया है चारों तरफ उन रूम्स को, क्योंकि अगर कभी कोई फायर सेंसेशन होता है तो वो पाइप्स के ज़रिए पानी निकल जाएगा या वो गैस निकल जाएगी, ऑटोमेटिक गैस निकल जाएगी, जो कि आग को काबू करने का काम कर सकेंगे। हालांकि अधिकारियों से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई, हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में बात नहीं हुई। यहाँ तक अभी तक कोई यहाँ पर बंदा जो है इस फायर जो प्रोग्राम है उसको हैंडल करने के लिए
वो अपॉइंट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक अमन जी हैं जो इसकी जानकारी पूरी तरह रखते हैं, मैं उनसे जानता हूँ। देखिए, अगर कभी कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो किस तरह से काबू पाया जा सकेगा? नहीं सर, जैसे अगर कहीं से मतलब अगर पर्टिकुलर कोई एक कमरे से भी अगर कहीं फायर का वो होता है तो कंट्रोल वहीं हो जाएगा और पूरे इस पे अलार्म बज जाएंगे, मतलब ये है। और हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम है, मतलब सीसीटीवी वगैरह सब है, मतलब यहाँ से भी बैठे बैठे पूरा सब देखा जा सकता है, ऑटोमेटिकली पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो तुरंत उसको कर दिया जाएगा। और मतलब भोपाल की घटना के बाद बालाघाट के हम अस्पताल की बात करते हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी किस तरह से कार्य करती है, मरीजों को लेकर यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, अस्पताल प्रबंधन ने किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की है। हम इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची और देख रही है फायर सेफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है। यह अस्पताल का सर्जिकल मेडिकल वार्ड है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, मरीज भी भर्ती है, उनको लेकर यहाँ पर एक तरह से व्यवस्था देखी जा रही है। फायर सेफ्टी को लेकर किस तरह से यहाँ पर कितने व्यवस्था की गई है उसको लेकर हम आज हमारे साथ में सिविल सर्जन मौजूद है, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है और क्या और उसको लेकर क्या प्रयास। सर जी बताएं कितनी व्यवस्था है? हमारे जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था है और अब अपन ने कम से कम 10 सिलेंडर हमारा कार्यरत है, रखे हुए हर वार्ड में। और सिक्योरिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी एहतियात बरती है। बीच में भोपाल में जो कांड हुआ उससे हम काफ़ी अलर्ट हो गए और बिल्कुल अलर्ट रूप से बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में फायर सेफ्टी सिलेंडर उपलब्ध है। सर अभी कुछ ऐसी कमी? मैं मौजूद हूँ भिंड जिला अस्पताल में। जो जिला अस्पताल है यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर सुरक्षा फायर सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका रियलिटी चेक किया जा रहा है। मैं दर्शकों को साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा कि जो जिला अस्पताल है, अस्पताल में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो मरीजों को सुविधाएं देने का जिला अस्पताल के द्वारा संभव सारे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही फायर सेफ्टी को लेकर भी अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वार्ड है, वार्डों में जो सिलेंडर हैं उनको लगाया गया है, जिससे किसी अप्रिय घटना के समय समस्या से जूझा जा सके। साथ ही फायर जो सिलेंडर है उसके साथ साथ जो उसके दिशा निर्देश हैं उनको भी लगाया गया है और उन दिशा निर्देशों के अनुसार जो स्टाफ है, स्टाफ को भी यहाँ पे सख्त हिदायत और ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं से जा सके। यही हमारे साथ जिला अस्पताल में इस समय जो मौजूद हैं, जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर राजौरिया जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सेफ्टी जो फायर है उसको लेकर क्या क्या जिला अस्पताल में जो इंतजाम किए गए हैं। जी डॉक्टर साहब, जिला अस्पताल में जो सेफ्टी फायर को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए, किस तरीके से? हमारे जिला अस्पताल में फायर एनओसी मिल चुकी है। वहाँ जो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन किया, गाइडलाइन दिए, हमको सजेशन दिए हैं, तो हम उनका पूरा पालन कर रहे हैं गाइडलाइन के अनुसार। हमारे इसमें कुछ कोविड आईसीयू है, इसमें यहाँ पर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और हमारे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं हमारे उनके सभी इंस्ट्रक्शन वहाँ डिस्प्ले हैं पॉइंट पर और हमने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। तो हमारा हर स्टाफ इसको चलाना जानता है, चाहे वो सिस्टर हो, वार्ड बॉय हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी लोग कोई भी। वैक्सीन को लेकर सरकार के द्वारा पुनः महाअभियान चलाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। इस वैक्सीन अभियान को कल से जो रूप दिया जाएगा और यहाँ पर जो वैक्सीन अभियान है वो उनको लेकर जो करीब सेंटर बनाए गए हैं, कितने सेंटर बनाए गए, कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एक्स के व्यास जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लोग वैक्सीन टीकाकरण के लिए रह गए हैं, किस तरीके की क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से उन लोगों को टीकाकरण कराया जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो महाअभियान है कल से 10 नवंबर से 25 नवंबर तक जो अभियान चल रहा है, किस तरीके की क्या तैयारियां की गई हैं? जी, जिले में पूरे प्रदेश में सेकंड डोज ड्यू का एक महाअभियान, 4 महाअभियान पूरे जिले में प्रदेश में चला जा रहा है। जिले में भी 4 है, 10 तारीख को है, 17 को है, 24 को है और 1 दिसंबर को है। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार इसमें भी
लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जाएगा। इसमें हमने 207 स्टेशन बनाए हैं, 207 टीमें लगी रहेंगी और इनके लिए सेक्टर अधिकारी 110 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं। कलेक्टर साहब ने विशेष बैठक लेकर सारे एसडीएम, सारा अमला, सभी विभागों का समन्वय कर उन्होंने सीधा निर्देशित कर दिया है कि घर घर जाके जो छूटे हुए लोग हैं उनको घर से लाया जाए, उन्हें समझाया जाए, उनको फ़ायदे बताए जाएं, उनको कॉलिंग की जाए, जो ब्लॉक से कॉलिंग की जाएगी और कोई भी व्यक्ति न छूटे गांव में। उसके लिए पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, सरपंच, इन सब की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा जो अपने यहाँ हमने कल का जो टारगेट रखा है वो 51,700 का है। आपने बात छूटे की बात की, जो लोग छूटे हुए हैं उनको नहीं छोड़ा जाए, उनको घर घर जाकर वैक्सीन। आखिर क्या कारण रहे जो लोग जो दूसरे डोज के वैक्सीन के लिए जो वैक्सीन कराने के लिए नहीं पहुंचे? जो मैं समझता हूँ, जो मैंने लोगों के बीच में जाके देखा, लोगों से मैंने बातें की, तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारा एक डोज तो लग गया, दूसरी जरूरत क्या है, हमें कष्ट तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमें खेती कर रहे हैं, जो उनके जो रोजगार के काम है उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, उनका भी इसकी आवश्यकता नहीं है, हम एक लगवा चुके, इसमें लोग पिछड़ रहे हैं। किसान की मौत हो गई। सुबह वे इस कुएं पे आया था मोटर सुधारने के लिए, अचानक मिट्टी धसकने से हादसा हुआ और मिट्टी के साथ वो किसान भी इस कुएं में, करीब 30 फीट गहरा कुआं, उसमें पानी भरा हुआ था, किसान जा गिरा। लगभग 7 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 7 घंटे के बाद तो किसान का शव निकाल लिया गया, पीएम के लिए भेजा गया। प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, पोकलैंड मशीन जैसी मशीन आ गई थी। ये मैं कैमरा पर्सन कहूँगा, ये कच्चा कुआ है पूरा, उसका निजी कुआ था, इसमें मिट्टी धसकने से हादसा हुआ जिसमें किसान की जान गई। हमारे साथ में इस ग्राम पंचायत के सचिव मौजूद हैं। किस तरह से हादसा हुआ था? ये सर सुबह 9 बजे के समथिंग जब मोटर चालू करने आया तभी उसी के साथ ये हादसा हो गया कि आगे पता नहीं सर, मुरम के ऊपर बैठा था, मिट्टी के ऊपर जैसे कुएं मिट्टी गिरी उसी के साथ वो नीचे गिर गया, निकाल लिया गया। हाँ, फिर उसको निकाल जी। 7 घंटे के बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने चलाया, उसके बाद ये मृतक का शव यहाँ से निकाल लिया गया। प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे थे, तहसीलदार थे यहाँ पर, एसडीएम आ गए थे, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। सर किस तरह से चला है रेस्क्यू ऑपरेशन, कैसे क्या बताएं? रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने एसडीआरएफ की टीम मंगाई जी। ये तहसीलदार सबसे पहले पहुंचे थे, त्योंदा तहसील के तहसीलदार हैं जी। एसडीआरएफ की टीम हमने बुलवाई थी जिला विधिया से। उन लोगों ने अगर के जेसीबी की मशीन से पहले रैंप पानी निकाला उसका, और फिर आहिस्ता से बॉडी निकाली गई, जिसको हमने पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा हुआ है। आर्थिक सहायता की जो भी आरबीसी के तहत होती है वो हम बिल्कुल देंगे। जी। निजी कुआं था या? हाँ, निजी कुआं था, वो 2 बीघा कृषक है। सुबह पानी देने के लिए कुएं पे अपने आया था, तो कुछ इशू ऐसा बताया गया कि उसमें मोटर शायद नहीं चल रही थी, तो वो मोटर को हिला रहा था। उसी समय ऊपर की जो मिट्टी थी उसके साथ मोटर और वो कृषक ही कुएं में चला गया, ऊपर से मिट्टी भी गिरी। गंजवासुदा के लाल पठार का जो कुआं हादसा हुआ, तो उसके बाद ये दूसरा कुआं हादसा यहाँ पर हो गया, किसान की मौत हो गई। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए थे। 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत उसका शव निकालकर पीएम के लिए भेजा गया। निश्चित तौर पर दुखद हादसा है। हालांकि अधिकारी बता रहे हैं राहत की घोषणा की गई है, उसको आरबीसी के जो प्रावधान उसके तहत राहत दी जाएगी। बिजली का संकट बिंदु पे फिर मंडराने लगा है, लेकिन आप देख रहे हैं इस समय बिजली विभाग में सैकड़ों किसान यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ तमाम अधिकारी है। बाकी अभी ये भी पता चल रहा है कि जबलपुर से कोई सक्षम अधिकारी है जो विभागीय स्तर के हैं, वो भी डिवीजन ऑफिस आए हुए हैं, किसानों की समस्या जानकर है। सबसे बड़ी बात है कि किसान अपने धान को लेके इतने गंभीर है कि उनकी धान नहीं हो पा रही है। किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 3 माह से कई गांव में लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का ये कहना है कि अगर आज विद्युत विभाग की ओर से अगर ट्रांसफार्मर गांव नहीं जाते हैं तो हम यही बैठेंगे, चाहे रात हो जाए, चाहे 2-4 दिन और हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिजली विभाग के लिए बात करते हैं कि हमारे पास लाइट के पूरा साधन है, इसमें अगर होता है तो क्या ये तमाम किसान यहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे साथ एक किसान अब देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मामला जो आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली, और बिजली से ही पूरा सिस्टम है। किसान का पानी हो, सिंचाई हो, जितने भी साधन है सब बिजली से चलता है। आजकल 3-3 माह हो गए लोगों के यहाँ बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर जले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी चुनाव के समय पूरे मैहर के ट्रांसफार्मर रह गाँव भेज दिए गए। आप देखिए बिजली कहाँ मिल रही है।
8 घंटे भी बिजली लोगों किसानों को नहीं मिल रही। जो मिल भी रही है उसमें कई गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर ही नहीं है। क्या है अगला रणनीति, क्या है किसान? अगली रणनीति है कि जब तक आज ट्रांसफार्मर किसानों को न मिलेगा तब तक ये सारे किसान यहीं धरने पे बैठेंगे जब तक ट्रांसफार्मर न उपलब्ध हो जाए। कि डीजल पेट्रोल में जो केंद्र सरकार ने कटौती की है, पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए, तो आज हम महासमुंद की सब्जी मंडी में खड़े हैं। हम यही इन लोगों से जानना चाहेंगे, कुछ दुकानदार से, कुछ ग्राहकों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं ताकि उसका सब्जियों पे क्या असर पड़ा है, कुछ दाम घटे हैं कि नहीं घटे। मेरे साथ ये सब्जी विक्रेता हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। देवाशीष पटेल। आप ये सब्जी बेचने का काम करते हैं? हाँ, सब्जी बेचता हूँ। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई हैं उससे क्या असर पड़ा है सब्जी? सब्जी तो अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, पहले कम था, अभी और ज्यादा और बढ़ गया ना। क्या रेट चल रहे हैं? खीरा भी आप खीरा क्या रेट चल रहा है? खीरा 30 रुपए है। और लौकी? लौकी 30 रुपए हो गया है। टमाटर? टमाटर 60 रुपए 80 रुपए बिक रहे हैं। गोभी? गोभी 80 रुपए 100 रुपए बिक रहे हैं। पेट्रोल के डीजल के दाम जो घटे उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है? अंतर नहीं पड़ा है। क्या उम्मीद आगे कुछ कम होने की संभावना दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही है, अभी तो नहीं दिख रही है। जैसा आपने देखा, इनके स्पष्ट तौर पे कहना है कि अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अभी ये कस्टमर है जो सब्जी खरीदने में, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है सब्जियों के रेट की? सब्जियों का सर जो पहले था जो रेट, आज इससे और रेट महंगा है और बहुत महंगा सब्जी हो जा रहा है। जो अपन पहले 1 किलो ले जाते थे अब वो 1 पाव या आधा किलो में सिमट रहे हैं। सब्जियों का दाम तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसमें कुछ राहत मिलने कुछ उम्मीद तो नहीं लग रहा है। और देखा जाए केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं उसको लेकर क्या सब्जियों के दाम में कुछ गिरावट आई? ना कुछ गिरावट नहीं सर, उससे जैसे कोई अंतर ही नहीं पड़ा है। पेट्रोल डीजल बात से तो कोई अंतर नहीं आया है, उल्टा और महंगा है, हमको और महंगा पड़ता है। इसमें कुछ अंतर कुछ बात ही नहीं, हमको तो राहत मिलने की कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीद क्या जताई जा रही है? उम्मीद सर क्या है, कुछ तो है नहीं, समझ लो जो है वो लेना ही पड़ेगा, है ना भाई। जो 1 पाव ले रहे हैं वो आदमी और कम करेगा। 1 किलो वाले यहाँ सब्जी हम कम खरीद रहे हैं, इसमें कुछ राहत तो सर मिल नहीं रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं है राहत की। आप भी सब्जी खरीदने आए, क्या रेट में क्या देख रहे हैं? रेट में तो कोई गिरावट नहीं आई श्रीमान जी। वो डीजल पेट्रोल तो कम किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है सब्जी विक्रेताओं के। रेट उतना ही चल रहा है? उतना ही चल रहा है, 2 रुपए 1 रुपए तो कम बेसी हो रहा है, लेकिन आम की तरह हो रहा है। जैसा आपने देखा कि दुकानदार और ग्राहक दोनों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो डीजल पे जो 10 रुपए कम किए गए हैं, पेट्रोल में 5 रुपए जो कम किए गए हैं, उससे अभी कुछ खासा असर नहीं दिख रहा है।